मार्च 1994 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की रूह तक को हिला दिया। एक के बाद एक 4 नौजवान लड़कियों की लाशें उनके ही घरों में मिली, और वो भी एक जैसे भयानक हालात में। हर लड़की के साथ पहले दरिंदगी से हमला किया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फिर गला घोंटकर उनकी जान ले ली गई। सोचिए, वो जगह जिसे वो सबसे महफूज समझती थी, उनका अपना घर, वही उनकी आखिरी मंजिल बन गया। Serial killer is shocking enough, but Bad Henry, as the show is called, profiles the man who's known as America's first African-American serial killer. He was accused in 90 killings, convicted of 9 right here in Charlotte, and wait until you hear the connection between all of his victims. शुरुआत में पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी और आखिरकार जब संदिग्ध को पकड़ लिया गया, तो सच्चाई किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सामने आया एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई भावना, बस बर्फ सा ठंडा चेहरा और खून से सना उसका अतीत। यही शख्स बाद में इतिहास में अमेरिका का पहला अफ्रीकन अमेरिकन सीरियल किलर के रूप में जाना गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो 4 लड़कियां सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। ये मामला सिर्फ कुछ हत्याओं का नहीं था, ये एक लंबे भयानक सिलसिले की पहली कड़ी थी। 1990 से 1994 के बीच कम से कम 10 अश्वेत यानी अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं की लाशें एक एक कर मिलती रहीं, और वो भी एक ही तरह से बेरहमी से मारी हुई। हर बार वही तरीका, वही खौफनाक अंदाज। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस को कभी भी ये नहीं लगा कि ये हत्याएं आपस में जुड़ी हो सकती है। ये गलती लापरवाही थी या जानबूझकर की गई अनदेखी, आज तक कोई नहीं जानता। पुलिस बस देखती रही और लाशों का ढेर बढ़ता गया। उधर कातिल अपना काम करता रहा बिना किसी डर के, और यकीन मानिए वो कहीं छुपा हुआ नहीं था, वो तो बिल्कुल सामने था, सबके आसपास अपने शिकार की तलाश में। इतना कि जिन महिलाओं की जान गई उनमें से कुछ उसे पहले से जानती भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस दरिंदे को पकड़ने के लिए पुलिस को पूरे 4 साल लग गए। सोचिए, अगर शुरुआत में ही उन हत्याओं को गंभीरता से लिया गया होता और पैटर्न को पहचान लिया होता, तो शायद कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थी। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जिसने वक्त रहते कुछ नहीं किया, और इसकी कीमत कई औरतों ने अपनी जान देकर चुकाई। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज, जहां मैं लाता हूं असली अपराधों की परत दर परत डिटेल केस स्टोरीज। सब्सक्राइब करें और जुड़िए हर उस कहानी से जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका यही प्यार और सपोर्ट मेरा मोटिवेशन है और मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। The switch was flipped and I just started choking and just choking and choking and choking and she passed out. इस वीडियो में आपने जिसे देखा, यह आदमी है हेनरी लुइस वॉलस, एक ऐसा शख्स जो पुलिस के सामने बैठकर बड़े आराम से बिना किसी भाव के ऐसे बता रहा था कि उसने कैसे एक एक करके मासूम लड़कियों की जान ली, जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि उसने ऐसा क्यों किया और वो इतने सालों तक कैसे बचा रहा, पहले उन लड़कियों के बारे में जानना जरूरी है जिनकी जिंदगियां उसने खत्म कर दी। शुरुआत करते हैं कैरोलिन लव से। कैरोलिन लव सिर्फ 20 साल की थी। साल था 1992, गर्मियों का वक्त था। कैरोलिन एक रेस्टोरेंट में कैशियर का काम करती थी। उस रेस्टोरेंट का नाम था बोजेंगल्स। वहां उसे काम करते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। सब उसे एक मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में जानते थे। कैरोलिन का जन्म और पालन पोषण शार्लोट शहर में हुआ था। शुरू से ही उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। स्कूल के दिनों में वो एक अच्छी रेसर थी। उसने गेरिंगर हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर नर्स बनने का सपना लेकर सेंट्रल पिडमोंट कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। साल 1992 के जून महीने में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सैडी मैकनाइट के साथ रहती थी, और सैडी कोई और नहीं बल्कि हेनरी वॉलस की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। कैरोलिन और सैडी दोनों डेरबी टेरेस अपार्टमेंट में रहते थे, जो सेंट्रल एवेन्यू पर था, वही इलाका जहां से कुछ ब्लॉक की दूरी पर उनका बोजेंगल्स रेस्टोरेंट भी था। 15 जून की रात कैरोलिन ने अपनी शिफ्ट खत्म की। जाते जाते उसने अपने मैनेजर से कहा कि उसे $10 के बदले कुछ क्वार्टर्स यानी सिक्कों का चेंज दे, ताकि वो अपने घर जाकर कपड़े धो सके, क्योंकि अमेरिका में अक्सर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जो वॉशिंग मशीन और ड्रायर होते हैं वो कॉइन्स से चलते हैं, खासकर क्वार्टर्स से। इसलिए उसे छोटे सिक्कों की जरूरत थी ताकि वो अपने कपड़े धो सके। मैनेजर ने कैरोलिन को सिक्के थमाए और कैरोलिन आधी रात के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई।
किसी को उस वक्त जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार कैरोलिन को जिंदा देख रहे हैं। उसी रात हेनरी पहले से ही अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था। छुपा नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी जिससे वो चुपचाप अंदर आ गया था। उसे पता था कि सैडी अभी घर पर नहीं है। जैसे ही कैरोलिन ने दरवाजा खोला और अंदर आई, हेनरी ने उसे एक मुस्कान के साथ वेलकम किया, ऐसे जैसे वो वहीं का हिस्सा हो। कैरोलिन को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ, लेकिन अचानक बिना कुछ कहे हेनरी उसके पास झुका और उसके गले पर किस कर दिया। कैरोलिन पूरी तरह सन्न रह गई, जैसे कोई भी लड़की होती अगर वो उसकी जगह होती। उसे यकीन नहीं हुआ कि हेनरी ने ऐसा किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उसे किस किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हेनरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त सैडी का बॉयफ्रेंड था। ये चीज उसे अंदर से तोड़ गई। कैरोलिन ने हालात को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। उसने हेनरी से कहा कि अगर वो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेगा तो वो इस बात को यहीं खत्म कर देगी और सैडी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हेनरी इतनी आसानी से कैरोलिन की बातें मानने वाला नहीं था। वो तो पहले ही कुछ और ठान कर आया था। जैसे ही कैरोलिन ने मना किया, उसका दोस्ताना और शांत चेहरा अचानक ही बदल गया। वो मुस्कुराहट, वो आराम से बात करना, सब एक झटके में गायब हो गया। कैरोलिन कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, और तभी हेनरी उस पर झपटा। उसके हाथ सीधे कैरोलिन के गले की तरफ बढ़े और उसने कसकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कैरोलिन हड़बड़ाई, सांस लेने के लिए तड़पने लगी, हाथ पैर मारती रही, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हेनरी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो कैरोलिन को घसीटता हुआ उसके कमरे में ले गया, उसे बेड पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। कैरोलिन ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा वो लड़ती, हेनरी उतना ही ज्यादा गुस्से में आता गया। अब हेनरी को यकीन हो चुका था कि कैरोलिन को चुप कराना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए। उसने पास ही रखा कर्लिंग आयरन यानी बाल कर्ल करने वाला रोड उठाया, उसके तार को कैरोलिन के गले में लपेटा और तब तक खींचता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। अब कैरोलिन की मौत हो चुकी थी, लेकिन हेनरी को अब अपने कत्ल के सबूत भी मिटाने थे। उसने कैरोलिन की बेडशीट निकाली और उसमें कैरोलिन की लाश को लपेट दिया। फिर एक बड़ा ऑरेंज कलर का गार्बेज बैग निकाला और उसकी लाश को उसमें ठूंस दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे घसीट कर अपनी कार तक ले गया, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर अपार्टमेंट के अंदर लौटा। वो चारों तरफ देखने लगा, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिससे लगे कि कैरोलिन कहीं गायब हो गई है, जैसे कि खुद ही कहीं चली गई हो। उसी वक्त हेनरी की नजर उन सिक्कों पर पड़ी जो कैरोलिन ने रात को लॉन्ड्री के लिए लिया था। उसने बिना कोई देर किए उन सिक्कों को उठाया, दरवाजा बंद किया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो रात बहुत अंधेरा और शांत था। हेनरी अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर चल पड़ा, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां कैरोलिन की लाश कभी किसी को न मिले। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद वो एक सुनसान और वीरान इलाके में पहुंचा। बिना किसी हिचक के उसने गाड़ी साइड में रोकी, पिछली सीट से ऑरेंज गार्बेज बैग में लिपटी कैरोलिन की लाश को घसीटा और पास ही के एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। फिर वो गाड़ी में वापस बैठा और वहां से निकल गया। कुछ घंटे बाद सैडी घर लौटी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी अपार्टमेंट में कुछ ही घंटों पहले उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ इतना भयानक हादसा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई उलझन नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन तभी कैरोलिन की बड़ी बहन कैथी का फोन आया। कैथी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने सैडी से पूछा, कैरोलिन कहाँ है? आज पूरे दिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। कैथी ने बताया कि जब उसने बॉयजैंगल्स में फोन किया तो पता चला कैरोलिन उस दिन काम पर आई ही नहीं थी। सैडी को यह सुनकर झटका लगा। कैरोलिन कभी बिना बताए गायब नहीं होती थी। वो तो बहुत जिम्मेदार और समय की पक्की लड़की थी। पहले सैडी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कैरोलिन का कोई अता पता नहीं चला, उसकी चिंता घबराहट में बदल गई। जवाब की तलाश में सैडी, कैथी और यहाँ तक कि हेनरी खुद भी पुलिस स्टेशन गए ताकि कैरोलिन की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवा सके। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मिल जाए, कोई सुराग मिले जिससे कैरोलिन का पता चल सके। जब पुलिस कैरोलिन के अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो उन्हें आते ही महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कैरोलिन का बेडशीट गायब था। कमरे के फर्नीचर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने जोर जबरदस्ती की हो, शायद किसी ने जबरदस्ती कुछ किया हो। और सबसे अजीब बात, कैरोलिन के लिए सिक्के भी गायब थे, जबकि कमरे में लॉन्ड्री का सामान जैसा का वैसा पड़ा था। साफ था कि कैरोलिन लॉन्ड्री करने नहीं गई थी। इन सारे सबूतों के बावजूद पुलिस ने इसे बस एक आम गुमशुदगी का केस मान लिया। न तो किसी ने सख्ती से जांच की, न कोई फॉरेंसिक चेक, न ही पूछताछ, मानो कैरोलिन बस यूं ही कहीं चली गई हो। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बीच हेनरी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि वो कैरोलिन की हत्या करके भी बच निकला है और अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता।
उसके अंदर की हिंसक इच्छाएं अब और भी भड़कने लगी थी। पर हेनरी कोई अजनबी या छुपा हुआ इंसान नहीं था। वो न तो किसी कोने में छिपकर बैठा था और न ही लोगों से दूर था। वो तो सबके बीच में था, नॉर्मल लोगों की तरह जी रहा था, चेहरे पर मुस्कान लिए मगर दिल में एक और खतरनाक प्लान लिए। इनफैक्ट हेनरी की एक अच्छी खासी सोशल लाइफ थी। वो कोई अकेला या एंटी सोशल इंसान नहीं था, बल्कि वो टैको बेल में मैनेजर का काम करता था, जिसे उसके सारे स्टाफ पसंद करते थे। वो सबके साथ फ्रेंडली था और लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बना लेता था। इन्हीं में से एक थी शोना हॉक, एक तेज समझदार लड़की जो कॉलेज और काम दोनों को बैलेंस कर रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बॉस हेनरी एक ऐसा भयानक राज छुपाए बैठा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। कैरोलिन के गायब होने के करीब 7 महीने बाद 17 फरवरी 1993 की दोपहर हेनरी अचानक शोना के घर पहुंच गया। जब शोना ने दरवाजे की घंटी सुनी तो उसे जरा भी शक नहीं हुआ। आखिर सामने हेनरी ही तो था। वो उसे अंदर ले आए। करीब 1 घंटे तक दोनों आम लोगों की तरह बात करते रहे। हंसी मजाक, दिन भर की बातें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बीच में शोना ने तो हेनरी की गर्लफ्रेंड सेडी के साथ चल रही उसकी प्रॉब्लम्स पर भी मजाक कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही बातचीत खत्म हुई और शोना उसे दरवाजे तक छोड़ने आई, हेनरी का पूरा बर्ताव एकदम से बदल गया। अचानक बिना सोचे समझे हेनरी ने शोना से कह दिया कि वो उसके साथ सोना चाहता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक डिमांड थी। हेनरी के मुताबिक शोना ने हार मान ली और दोनों बेडरूम में चले गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो हेनरी ने और भी अजीब और डरावनी हरकत करनी शुरू की। उसने शोना को ऊंची आवाज में कहा कि वो कपड़े पहने और सीधा बाथरूम में चली जाए। शोना ने उसकी बात मान ली। शायद वो डर के मारे बहस नहीं कर पाई। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई, हेनरी भी उसके पीछे आ गया और अचानक उसने अपने दोनों हाथ शोना के गले पर कस दिए। बिल्कुल कैरोलिन की तरह शोना ने भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हेनरी कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही शोना बेहोश हुई, हेनरी ने बाथरूम का बाथटब पानी से भर दिया और उसे उसमें डुबो दिया, जैसे किसी सामान को रख रहा हो ताकि वो दम घुटने से मर जाए। इतना सब करने के बाद भी हेनरी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, जैसे वो कोई रोजमर्रा का काम निपटाकर निकला हो। उसने शोना के पर्स से $50 निकाला और वहां से निकल गया, बिना किसी गिल्ट या डर के। जब शोना की लाश मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस जांच पूरी तरह से फेल। शोना के दोस्तों और परिवार से पूछताछ तो की गई, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं मिली, न कोई सस्पेक्ट, न कोई ठोस सबूत। एक और जवान लड़की गायब हो गई थी बिना इंसाफ के, और हेनरी, उसे तो कोई डर ही नहीं था। हत्या के कुछ ही दिन बाद शोना का फ्यूनरल हुआ और सबसे घिनौनी बात यह थी, हेनरी खुद वहां पहुंचा श्रद्धांजलि देने। वो बाकी दुखी लोगों के बीच खड़ा था, आंखों में नकली आंसू लिए, जैसे उसे भी कोई गम हो, पर असलियत में उसी के कारण वो सब रो रहे थे। शोना की मौत से अगर कोई सबसे ज्यादा टूट गया था तो वो थी उसकी माँ। वही माँ जिसने अपनी बेटी की लाश को बाथटब में पड़ा हुआ देखा था। वो मंजर ऐसा था जो उसे जिंदगी भर डरावने सपने की तरह सताता रहेगा। उसकी इकलौती संतान इतनी बेरहमी से दुनिया से चली गई। अपनी तकलीफ और बेबसी को शब्दों में ढालते हुए उसने एक पब्लिक लेटर लिखा, एक अपील उस अनजान कातिल से की कि वो सामने आए। शायद किसी तरह उसकी ये बात उस राक्षस तक पहुंच जाए जिसने उसकी बेटी को छीन लिया। लेकिन हेनरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं था, और दरअसल शोना उसकी आखिरी शिकार भी नहीं थी। शोना की जिंदगी खत्म करने के कुछ महीनों बाद हेनरी ने फिर से शिकार किया। इस बार उसका शिकार बनी उसकी ही टैको बेल में काम करने वाली एक और कर्मचारी, 24 साल की ऑड्री स्पेन। ऑड्री अभी अभी छुट्टियां बिताकर वापस लौटी थी, शायद थोड़ी रिलैक्स और खुश थी, इस सोच में कि अब सब फिर से नॉर्मल होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक दरिंदा घुसने ही वाला है। जैसे पहले किया था, हेनरी ने इस बार भी अपनी मीठी बातें और नकली मुस्कान का इस्तेमाल किया। वो एकदम कैजुअली उसके घर गया, जैसे कोई दोस्त मिलने आया हो। ऑड्री को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला, हेनरी को अंदर बुलाया और दोनों बैठकर बातें करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शोना के साथ किया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऑड्री को डरने की कोई वजह महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो लापरवाही से थोड़ी रिलैक्स हुई, हेनरी ने अपना असली रूप दिखाया। एक पल में सब बदल गया। बिना किसी चेतावनी के हेनरी ने ऑड्री को झपट लिया और जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। इस बार मामला सिर्फ काबू पाने या जुर्म का नहीं था, अब बात पैसे की भी थी। हेनरी को पैसों की सख्त जरूरत थी और वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे ड्रग्स चाहिए था और अपनी इस लत के चलते वो हिंसा के नए हद पर पहुंच चुका था। उसने ऑड्री से सीधा सवाल किया, क्योंकि उसे टैको बेल के तिजोरी का कॉम्बिनेशन चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऑड्री को वो कॉम्बिनेशन पता नहीं था।
उसने बार बार हेनरी से कहा कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हेनरी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। जैसे जैसे ऑड्रे ये दोहराती रही कि उसे कुछ पता नहीं है, वैसे वैसे हेनरी का गुस्सा और बढ़ता गया। उसका फ्रस्ट्रेशन अब गुस्से में बदल चुका था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, हाथ पैर मार रहा था, और फिर बिल्कुल पहले की तरह उसका गुस्सा अब जानलेवा बन चुका था। गुस्से से भरा हुआ हेनरी ने वही किया जो अब उसके लिए एक आदत बन चुकी थी। उसने अपने हाथ ऑड्रे की गर्दन पर कस दिए और तब तक दबाता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद वो ऑड्रे को उसके बेडरूम में घसीट कर ले गया और कैरोलिन और शोना की तरह उसने उसके साथ भी जबरदस्ती की। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने उसे फिर से गला घोंटकर मार डाला। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, हेनरी ने शांति से उसके शरीर को शावर में धोया, जैसे वो अपनी दरिंदगी की सबूत मिटाना चाहता हो। उसने ऑड्रे की लाश को उसके बेड पर लेटा दिया, उसका क्रेडिट कार्ड चुराया और फिर ऐसे घर से निकल गया जैसे उसने कुछ किया ही न हो। 3 दिन बाद जब ऑड्रे की लाश मिली तब जाकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन पुलिस और जांच अफसर एक बार फिर इन हत्याओं की कड़ियां जोड़ने में नाकाम रहे, जबकि सब कुछ बिल्कुल साफ था। शोना और ऑड्रे दोनों ही जवान लड़कियां थी। उनकी उम्र 20 के आसपास थी। दोनों की उनके ही घरों में हत्या हुई थी। दोनों एक ही जगह टैको बेल में काम करती थी और दोनों का मर्डर एक ही तरीके से हुआ, गला दबाकर। फिर भी न तो किसी ने शक जताया, न कोई सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई गई और न ही इन हत्याओं को आपस में जोड़ा गया। यही सबसे बड़ी चूक थी, क्योंकि इसी का फायदा उठाकर हेनरी ने अपनी दरिंदगी जारी रखी। इस बार उसकी नजर एक और मासूम लड़की पर थी, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट वेलेंशिया जंपर। वेलेंशिया साउथ कैरोलिना के कोलंबिया शहर की रहने वाली थी। वो स्मार्ट थी, फ्यूचर को लेकर एम्बिशियस थी और सबसे जरूरी बात, उसकी हेनरी से पहचान थी। वेलेंशिया हेनरी की बहन की दोस्त थी, इसीलिए जब हेनरी अचानक 10 अगस्त 1993 को उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसे जरा भी शक नहीं हुआ। हेनरी ने वही पुराना स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया, सैडी से झगड़ने की कहानी। बोला, बहुत परेशान हूँ, किसी से बात करनी है। वेलेंशिया वैसे भी नरम दिल की थी। उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। अंदर दोनों ने काफी देर तक बात की। हेनरी उससे खुलकर अपनी तकलीफें शेयर करता रहा और वेलेंशिया हमदर्दी दिखाती रही। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक दोस्त और एक बहन के दोस्त के बीच की कैजुअल बातचीत। फिर अचानक हेनरी ने उससे एक बात कह दी। उसने कहा, सैडी को कॉल कर लो, बता दो कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। वेलेंशिया को यह भी अजीब नहीं लगा, आखिर दोनों के बीच में कोई अनजान रिश्ता नहीं था। वो उठी और फोन की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया सब कुछ बदल गया। वो अभी फोन डायल करने ही वाली थी कि हेनरी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में वही पुरानी हैवानियत लौट आई। हेनरी का असली खौफनाक रूप सामने आ गया। अचानक उसने वेलेंशिया को पकड़ लिया और उसका गला घोंटने लगा। वेलेंशिया ने जमकर जंग लड़ी, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। जब वो पूरी तरह से बेसुध पड़ी थी तो हेनरी उसे खींचकर बेडरूम में ले गया। उसने वेलेंशिया के साथ वो सब किया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने ये इंश्योर किया कि वेलेंशिया अभी कभी उठ नहीं पाए। उसने एक तौलिए से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। लेकिन इस बार हेनरी ने अपने पुराने तरीके से काम नहीं लिया। पहले वो अपने शिकार को बाथटब में छोड़ देता था, लेकिन इस बार उसने कुछ और ही डरावना किया। उसने बाथटब को पानी से नहीं बल्कि रम से भर दिया। ये एक तरह का शराब है। ये एक बेहद अजीब और सनकी काम था, लेकिन हेनरी का प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने वेलेंशिया के शव को उठाकर उस रम से भरे बाथटब में डाल दिया। फिर वो आराम से किचन में गया, गैस ऑन किया और एक पोर्क और बीन्स का डिब्बा गर्म करने के लिए उस पर रख दिया। घर से जाने से पहले उसने हर एक निशान मिटा दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने सीढ़ी पर चढ़कर स्मोक डिटेक्टर को जोर से तोड़कर नीचे गिरा दिया, उसकी बैटरियां निकाल फेंकी और एक माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी। उसने पूरा ध्यान रखा कि अपने पीछे कोई सबूत न छोड़े। आग तेजी से फैलने लगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। जब आखिरकार वेलेंशिया का शव मिला तब तक आग ने अपना काम कर दिया था। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मौत जलने से हुई। बाहर से यह सिर्फ एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी गहराई से जांच की होती तो शायद सच सामने आ जाता। क्योंकि सच तो यह था कि अगर ठीक से पोस्टमार्टम हुआ होता तो पता चल जाता कि हेनरी ने क्या किया था। लेकिन एक बार फिर अधिकारियों ने लापरवाही की। एक और औरत की हत्या हुई, एक और क्राइम सीन बर्बाद हो गया और हेनरी चुपचाप वहां से निकल गया। आजाद घूमता रहा, अपने खूनी खेल जारी रखने के लिए तैयार।
वेलेंशिया को मारने के कुछ ही दिन बाद हेनरी का इतना घमंड बढ़ गया कि वो उसकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हो गया। वो शोक मनाने वालों के बीच खड़ा था जैसे उसने उसकी हत्या नहीं की थी। वो अपनी बहन के साथ वहां गया, दुखी लोगों के बीच घुल मिल गया, मानो वो भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन हेनरी का खेल खत्म नहीं हुआ। सिर्फ 5 हफ्ते बाद उसने फिर से किसी को निशाना बनाया, इस बार एक माँ को। 15 सितंबर 1993 को हेनरी ने अपना निशाना बनाया मिशेल स्टिनसन को, टेको बेल में उसकी एक और सहकर्मी। उस रात वो मिशेल के घर पहुंचा और मिशेल ने उसे अंदर बुला लिया। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत चल रही थी। उस वक्त मिशेल के बच्चे अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। जब उनकी बातचीत खत्म होने को आई तभी अचानक हेनरी ने मिशेल को जोर से गले लगा लिया और उससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। लेकिन मिशेल ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। यही बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, हेनरी को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बजाय वो गुस्से से भर गया और मिशेल से उसकी सारी दवाइयां दिखाने को कहा जिनके बारे में उसने बताया था। उसने पूरे घर में दवाओं की तलाश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और यही वो पल था जब उसका गुस्सा फूट पड़ा। किचन के फ्लोर पर ही हेनरी ने मिशेल को बेरहमी से फेंक दिया और उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन उसके लिए यही काफी नहीं था। जब हेनरी का काम पूरा हुआ तो उसने वेलेंशिया की तरह ही मिशेल का गला एक तौलिए से घोंटने की कोशिश की, लेकिन मिशेल ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वो हाँफ रही थी, दर्द से कराह रही थी और जिंदगी को इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थी। जब हेनरी ने देखा कि वो अभी भी संघर्ष कर रही है तो उसने रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया और उसकी पीठ में कई बार वार किया। इसी डरावने हमले के बीच अचानक मिशेल का 3 साल का बेटा कमरे में आ गया। मासूम बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन हेनरी ने फौरन उसकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में उसे वापस बिस्तर पर जाने को कहा। बच्चे ने उसकी बात मान ली और अपने कमरे में चला गया, जबकि उसकी माँ वहीं फ्लोर पर खून बहाती पड़ी थी। जब हेनरी को यकीन हो गया कि मिशेल मर चुकी है तो उसने खून से सना हुआ तौलिया और चाकू उठाया, अपार्टमेंट से निकला और दोनों चीजें पास की एक दीवार के पार फेंक दी। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह मिशेल के बच्चों ने ही उसकी लाश किचन में पड़ी हुई देखी। कुछ देर बाद एक दोस्त उससे मिलने आया। जब उन्होंने बच्चे से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है तो उसने बस इतना कहा, वो सो रही है। वो अभी बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसे समझ नहीं आया कि अब उसकी माँ कभी नहीं जागेगी। उसकी माँ मिशेल अब इस दुनिया में नहीं थी और ये बात उस मासूम बच्चे को समझाने वाला कोई नहीं था। जैसे पहले भी हुआ था, मिशेल की हत्या की पुलिस जांच भी एकदम बेकार साबित हुई। पुलिस हेनरी को इस क्राइम से जोड़ नहीं पाई। हद तो ये थी कि उसे सस्पेक्ट तक नहीं माना गया। अब तक 5 महिलाएं या तो मारी जा चुकी थी या रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी और ये सब घटनाएं एक ही इलाके ईस्ट शार्लोट के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर हुई थी। इलाके में डर फैल गया था, लोग सहमे हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब अगला शिकार कौन होगा। पुलिस ने लोगों के डर को देखते हुए इलाके में पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी। पेट्रोलिंग ज्यादा हो गई, सड़कों पर पुलिस दिखने लगी। लेकिन हेनरी को इसका अंदाजा हो गया था। अब वो थोड़ा लो प्रोफाइल में रहने लगा। मतलब ये नहीं कि उसने अपने जुर्म बंद कर दिए थे, नहीं, वो अभी भी छोटे मोटे अपराध करता रहा, लेकिन इतने चुपचाप कि किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। इसी दौरान अगले साल की शुरुआत में उसने एक ऐसी महिला के साथ बच्चा पैदा किया जो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और फिर 4 फरवरी 1994 को उसे शॉपलिफ्टिंग यानी चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, मुकदमे की डेट दी और फिर छोड़ दिया। लेकिन जब कोर्ट में पेश होने का दिन आया, हेनरी नहीं पहुंचा। उसका यही अंदाज था, शांत, चालाक और कानून से एक कदम आगे। हेनरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तो जारी हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई खास कोशिश ही नहीं की थी। हमेशा की तरह हेनरी फिर से कानून के हाथों से बचता हुआ निकल गया। अब तक वो खुद को इतना पावरफुल महसूस करने लगा था कि उसे लगा कि वो जो चाहे कर सकता है और उसे कोई पकड़ नहीं सकता। उसके मन में ये घमंड भर चुका था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसी गुमान में उसने फिर से अपने सबसे खौफनाक इरादों को बाहर निकलने दिया। 20 फरवरी 1994 हेनरी ने वेनेसा मैक नाम की एक 25 साल की लड़की के दरवाजे पर दस्तक दी। वेनेसा हेनरी के एक टेको बेल वाले सहकर्मी की बहन थी। हेनरी ने वही पुरानी चालें दोबारा चलाई, हंसते हुए आराम से बात करना, दोस्ताना अंदाज में भरोसा जीतना और फिर उसे यह यकीन दिला देना कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। वेनेसा ने जैसे ही उसे अंदर आने दिया, हेनरी का असली चेहरा सामने आ गया। वो अचानक हिंसक हो गया। उसने वेनेसा को बेडरूम तक घसीटा, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसे गला घोंटकर मार डाला। मरने से पहले वेनेसा ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जो शख्स मुस्कुराकर बात कर रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अंत लिखेगा।
हेनरी वहां से जाने से पहले वेनेसा का बैंक कार्ड चुरा कर ले गया। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अगला ड्रग्स का डोज कहां से मिलेगा। अगली सुबह जब वेनेसा की माँ घर आई तो उसने अपनी बेटी की लाश देखी। वो पल किसी भी माँ के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और जहां तक पुलिस जांच की बात है, वो ठीक वैसे ही हुई जैसी आप सोच सकते हैं, लापरवाह और बेनतीजा। इन्वेस्टिगेटर्स एक बार फिर फेल हो गए। अब तक वेनेसा तीसरी लड़की बन चुकी थी जिसकी हत्या उसी टेको बेल से जुड़ी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई पैटर्न ही नहीं दिखा। हेनरी अब धीरे धीरे केयरलेस होता जा रहा था, अपने घमंड में इतना अंधा कि उसे खुद की गलती भी नहीं दिख रही थी। उसकी ड्रग्स की लत अब बेकाबू हो चुकी थी। उसे पैसों की तड़प इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। और इसी लत और लालच के बीच हत्याओं की एक और खौफनाक कड़ी शुरू हुई, और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। इनफैक्ट 8 मार्च 1994 से शुरू होकर महज 3 दिनों के भीतर हेनरी के खूनी खेल ने सारी हदें पार कर दी। 8 मार्च 1994 को हेनरी अपने दोस्त बर्निस वुड्स के अपार्टमेंट में पहुंचा, लेकिन उसका असली निशाना बर्निस नहीं थी, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रैंडी हेंडरसन थी। हेनरी का प्लान था कि वो ब्रैंडी पर हमला करेगा और उसे लूटेगा, मगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो ब्रैंडी की जगह खुद बर्निस ने दरवाजा खोला। हेनरी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फौरन झूठी कहानी बना ली। उसने बर्निस से कहा कि वो कुछ समय के लिए शहर छोड़कर जा रहा है और बस अलविदा कहने आया है। उसकी आंखों में चालाकी थी, लेकिन चेहरा मासूम बना रखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह शख्स आगे क्या करने वाला है। थोड़ी सी बातचीत के बाद हेनरी वहां से निकल गया, लेकिन उस रात के लिए उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़ा, उसे अचानक याद आया कि उसी बिल्डिंग में एक और जान पहचान वाली महिला रहती है, जिसका नाम है बेट्टी जीन वॉकम। बेट्टी उसकी गर्लफ्रेंड सैडी के साथ वोजनल्स रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बेट्टी की पोजीशन थोड़ी ऊंची थी, इसलिए हेनरी ने अंदाजा लगाया कि उसे जरूर रेस्टोरेंट के तिजोरी का कॉम्बिनेशन कोड पता होगा। बस फिर क्या था, उसे एक मौका दिखा और हेनरी ने बिना देर किए सीधे बेट्टी के अपार्टमेंट की तरफ रुख किया। उसने दरवाजा खटखटाया। जब बेट्टी ने दरवाजा खोला, हेनरी ने बहाना बनाया, बोला कि उसे फोन करना है, थोड़ा जरूरी कॉल करना है। बेट्टी ने बिना शक किए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही वो अंदर आई, उसने दिखावे के लिए फोन उठाया, कॉल करने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही बेट्टी थोड़ी सी लापरवाह हुई, हेनरी ने अचानक फोन नीचे गिराया, झपट कर उसके पीछे पहुंचा और उसे गले से दबोच लिया। बेट्टी ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। वो जोर जोर से हाथ पांव हिला रही थी, लेकिन हेनरी की पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि उसे रेस्टोरेंट की तिजोरी का कोड, उसकी चाबी और अलार्म कोड, मतलब हर वो चीज चाहिए जिससे वो बोजंगल्स को लूट सके। हेनरी का इरादा बिल्कुल साफ था, उसे पैसा चाहिए और अब वो किसी भी हद तक जा सकता था। बेट्टी ने लगभग 30 मिनट तक हिम्मत दिखाई। उसने हेनरी की किसी भी बात में साथ नहीं दिया, न कोई कोड बताया, न डर दिखाया। लेकिन आखिरकार जब हेनरी का दबाव और दम घोटने वाली पकड़ असहनीय हो गई तो उसने हार मान ली। जैसे ही बेटी ने सेफ का कोड बताया, हेनरी ने उसकी गर्दन से पकड़ धीरे धीरे ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। बेटी ना तो रोई, ना गिड़गिड़ाई, ना ही घबराकर भागने की कोशिश की। उसने बहुत हिम्मत दिखाई। उसने हेनरी की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया है? हेनरी, जो अब तक बस हिंसा और डर फैलाने में लगा था, एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं बीमार हूँ, मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है। बेटी ने उसके इस जवाब पर कोई गुस्सा नहीं किया, ना ही डर दिखाया, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जिसे वाकई बहादुरी कहा जा सकता है। उसने हेनरी को माफ कर दिया, यहाँ तक कि उसने कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। लेकिन हेनरी के लिए यह शब्द बेमतलब था। उसे ना तो माफी की परवाह थी, ना इंसानियत की। बेटी की बात खत्म होते ही हेनरी के अंदर फिर से वही राक्षस जाग उठा, जैसे पहले दूसरी औरतों के साथ किया था। बेटी को भी उसने उसी बेरहमी से मार डाला। वो उसे खींचकर बेडरूम में ले गया, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। लेकिन हेनरी यहीं नहीं रुका। वो बेटी के अपार्टमेंट को भी लूट कर चला गया। एक टीवी, एक VCR, एक सोने की चेन और यहाँ तक कि उसकी कार भी चुरा ली। उसके लिए ये सिर्फ एक और रात थी। एक और इंसान मरा, एक और आत्मा कुचली गई, लेकिन हेनरी को फर्क नहीं पड़ता था। हेनरी सीधे एक पॉन शॉप गया, जहाँ चीजों को बेचकर कैश ले सकते थे। वहां उसने बेटी से चुराई हुई हर चीज बेच दी। टीवी, VCR, सोने की चेन, कार, सब कुछ। जो भी पैसा मिला उसने उसी वक्त ड्रग्स खरीदने में उड़ा दिया। लेकिन उसका खूनी खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। महज 12 घंटे के बाद हेनरी फिर से उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लौट आया। इस बार उसका इरादा साफ था। वो काम पूरा करना चाहता था जो उसने पहले प्लान किया था, लेकिन बर्निस की वजह से टल गया था।
उसे पता था कि बर्निस अभी काम पर होगी, यानी ब्रैंडी घर में अकेली होगी अपने नन्हे बेटे के साथ। हेनरी ने फिर वही ट्रिक इस्तेमाल की, दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो बर्निस के लिए कुछ छोड़ने आया है। ब्रैंडी हेनरी को पहले से जानती थी, इसलिए उस पर भरोसा किया और दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही ब्रैंडी ने पीठ मोड़ी, हेनरी ने फिर वही डरावना तरीका अपनाया। उसने उसे गर्दन से दबोच लिया और पैसे की मांग करने लगा। ब्रैंडी डर गई, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक प्रिंगल्स यानी चिप्स का खाली डिब्बा था, जिसमें थोड़े से कॉइंस यानी चिल्लर भरे थे। हेनरी के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं था। वो गुस्से से पागल हो उठा और ब्रैंडी को घसीटकर बेडरूम में ले गया, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ब्रैंडी के मारे जाने के बाद उसका नन्हा बेटा जोर जोर से रोने लगा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेनरी ने कोशिश की कि वो उसे शांत कर सके। उसे निप्पल वाला बच्चा चूसने का खिलौना दिया गया, लेकिन वो काम नहीं आया। और फिर हेनरी ने जो किया वो हैरान कर देने वाला ही नहीं, बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला था। उसने एक तौलिया उठाया और उस मासूम बच्चे को घोंटने लगा। ये वो पल था जहां इंसानियत मर जाती है, एक और साइकोपैथ की असली पहचान सामने आती है। आखिरकार बच्चे का रोना बंद हो गया। हेनरी ने जाने से पहले पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से साफ किया, हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वो ब्रैंडी का टीवी और स्टीरियो सिस्टम चुरा कर वहां से अंधेरे में गायब हो गया। पीछे छोड़ गया एक और भयानक क्राइम सीन। इसके बाद उसने वो दोनों चोरी की चीजें एक पॉन शॉप में बेच दी और जो पैसे मिले उनसे फिर से ड्रग्स खरीद लिया। लेकिन इस बार एक छोटा चमत्कार हुआ। ब्रैंडी का नन्हा बच्चा जो हेनरी की दरिंदगी का शिकार बनते बनते बचा था, वो जिंदा बच गया। उधर पुलिस अब आखिरकार हेनरी के पीछे सीरियसली लग चुकी थी। एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 2 औरतों की हत्या के बाद लोकल पुलिस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने हाल के सारे मर्डर केस को एक साथ बैठकर कंपेयर किया और तभी उन्हें एक डरावना पैटर्न समझ में आया। हर मारी गई औरत किसी न किसी तरीके से एक ही इंसान से जुड़ी हुई थी, हेनरी लुइस वालस। अब पीछे मुड़कर देखने पर लग रहा था कि ये कड़ियां तो बहुत पहले जुड़ जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस में न रिसोर्सेस थे न ही अर्जेंसी, और इसी वजह से हेनरी अब तक आजाद घूमता रहा। जब पुलिस अब हेनरी को पकड़ने की तैयारी कर रही थी, वो शांत बैठा नहीं था, बल्कि वो तो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था। इस बार उसकी नजर थी डेब्रा स्लॉटर पर, जो उसकी गर्लफ्रेंड सैडी की पुरानी कोवर्कर थी बोजेंगल्स रेस्टोरेंट में। हेनरी को पता था कि डेब्रा ड्रग्स लेती है और उसने प्लान बना लिया था कि इस लत का फायदा उठाकर वो उसे फंसाएगा। जब हेनरी डेब्रा के घर पहुंचा तो उसने उसे मनाने की कोशिश की कि वो ड्रग्स खरीदने के लिए आधा खर्चा शेयर कर ले, लेकिन डेब्रा ने साफ मना कर दिया। इस इनकार से चिढ़कर हेनरी ने बहाने से एक ड्रिंक मांगा। जैसे ही डेब्रा पीने के लिए मुड़ी, हेनरी ने तौलिया उठाया और चुपचाप उसके गले में लपेट दिया। डेब्रा तड़पने लगी। वो जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसने एक चौंका देने वाली बात कह दी। उसने हेनरी पर सीधे आरोप लगाया, ब्रैंडी हेंडरसन और बेट्टी बेकहम की हत्या तूने ही की है। और हैरानी की बात यह थी कि हेनरी ने इनकार नहीं किया, बल्कि जवाब में उसने डेब्रा पर हमला कर दिया, एकदम बेरहमी से। इसके बाद उसने डेब्रा का पर्स खंगालना शुरू किया ताकि कुछ कीमती चीज मिल जाए। उसे पता था कि डेब्रा हमेशा अपने बैग में एक चाकू रखती थी, इसलिए उसने उसे मजबूर किया कि वो पर्स का सारा सामान उसके सामने बाहर निकाल दे। जैसे ही चाकू जमीन पर गिरा, हेनरी ने फौरन उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और डेब्रा से उसका सारा पैसा मांगने लगा। डेब्रा ने उसे $40 दे दिए, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। मौका देखकर उसने हेनरी को थप्पड़ मारा और जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन हेनरी उसे भागने नहीं देना चाहता था। उसने दोबारा तौलिया उसकी गर्दन में कस दिया, उसे जमीन पर घसीटते हुए गिराया और फिर शुरू हुआ एक दरिंदगी भरा हमला। हेनरी ने उसके पेट और सीने में ताबड़तोड़ 38 बार चाकू से वार किया। हर वार में उसकी हवस, गुस्सा और हैवानियत साफ झलक रही थी। डेब्रा की चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। कुछ ही पलों में डेब्रा ने दम तोड़ दिया। गर्दन से लेकर सीने तक चाकू के जख्मों ने उसका शरीर छलनी कर दिया था। हेनरी ने उसका पर्स लूटा, उसमें जो भी पैसा था वो लेकर सीधे चला गया और उसी पैसों से फिर से ड्रग्स खरीदा। रात के सन्नाटे में वो दोबारा डेब्रा के अपार्टमेंट लौटा ताकि पहले की तरह क्राइम सीन को साफ कर सके, अपनी पहचान मिटा सके। लेकिन अब हेनरी की हवस और हिंसा का ये राज खत्म होने ही वाला था। अगले ही दिन पुलिस ने हेनरी लुइस वालस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त हेनरी ने हर जुर्म से इनकार किया। उसने कोशिश की कि खुद को इन हत्याओं से अलग दिखाए, लेकिन पुलिस के पास अब पक्के सबूत थे। हेनरी की फिंगरप्रिंट्स एक चोरी की गई गाड़ी में मिली थी। एटीएम की फुटेज थी जिसमें वो वेनेसा का डेबिट कार्ड यूज कर रहा था। और सबसे अहम सबूत, कई आई विटनेसेस ने उसे क्राइम सीन के पास देखा था। इतना सब होने के बाद
हेनरी का बचना नामुमकिन था। जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ता गया, हेनरी का झूठ और बहाना भी टूटता चला गया। आखिरकार वो टूट गया और सच का वो घिनौना चेहरा सामने आया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जब पुलिस ने हेनरी लुइस वॉलस से कहा कि वो अपने शिकार बने लोगों के नाम एक कागज पर लिखे, तो डिटेक्टिव्स को उम्मीद थी कि वो 4 नाम लिखेगा, जिन 4 हत्याओं से वो पहले ही जुड़ चुका था। लेकिन जैसे जैसे हेनरी लिखता गया, पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ता गया। लिस्ट उनकी सोच से कहीं लंबी थी। हेनरी ने कम से कम 11 हत्याएं करने की बात कबूल की। एक ऐसा डरावना खुलासा जिसने इस केस को नॉर्थ कैरोलिना के इतिहास के सबसे भयानक सीरियल किलर केसों में शामिल कर दिया। हेनरी लुइस वॉलस को समझने के लिए हमें उसके बचपन तक वापस जाना पड़ेगा। हेनरी का जन्म 1965 में बोर्नवेल, साउथ कैरोलिना में हुआ था। वो एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ और बहन के साथ बड़ा हुआ। उसके पिता ने तो उसके जन्म से पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। हेनरी की माँ बेहद सख्त, कंट्रोलिंग और कई बार बेरहम भी थी। वो चाहती थी कि हेनरी उसकी हर बात माने, हर नियम का पालन करे। लेकिन माँ की इस कठोर परवरिश के बावजूद हेनरी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसका व्यवहार भी अक्सर अजीब और एबनॉर्मल होता था। हेनरी स्कूल में हमेशा पीछे ही रहा करता था। न तो कभी पढ़ाई में कोई कमाल दिखाया और ना ही उसमें कोई हिंसा की प्रवृत्ति शुरू में नजर आई। हाई स्कूल के बाद उसकी जिंदगी भटकती रही। वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता रहा, फिर नेवी में शामिल हुआ और आखिरकार 1990 के शुरुआती सालों में नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में चला गया। उसी शहर में उसका खूनी सफर शुरू होने वाला था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हेनरी की औरतों के खिलाफ हिंसक सोच उस वक्त नहीं शुरू हुई जब वो एक कातिल बना, बल्कि वो तो बहुत पहले उसके अंदर घर कर चुकी थी, जब वो सिर्फ एक बच्चा था। एक दिन छोटे हेनरी ने जंगल में एक भयानक मंजर देखा। एक महिला पर कुछ मर्दों ने हमला किया, उसे घसीटा और बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया, जहां किसी भी आम बच्चे को ये देखकर डर या सदमा लग सकता था। हेनरी ने बाद में कबूला कि वो सब देखकर उसे एक्चुअली में अच्छा लगा था। उस पल ने हेनरी के दिमाग में हिंसा और वासना का बीज बो दिया था, जो बाद में जाकर उसके सीरियल किलिंग के जुनून का कारण बना। और जब हेनरी लुइस वॉलस ने अपना जुर्म कबूला, तो उसने ये भी बताया कि कैरोलिन लव उसकी पहली शिकार नहीं थी। असल में कैरोलिन की दर्दनाक मौत से 2 साल पहले ही हेनरी ने हिंसा की राह पर चलना शुरू कर दिया था। उसकी पहली जानी पहचानी शिकार थी तशोंडा बाथिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो सालों से हेनरी को जानती थी और उस पर भरोसा करती थी। वॉलस ने काफी वक्त से उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर रखा था, उसकी हरकतों में दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन आसपास के किसी भी इंसान को उसके इरादों का अंदाजा तक नहीं था। एक शाम हेनरी ने तशोंडा को लिफ्ट देने का ऑफर दिया। तशोंडा ने बिना कोई शक किए हाँ कर दी। आखिर वो हेनरी को पहले से जानती थी, कोई खतरे वाली बात लगती ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उसकी गाड़ी में बैठी, सब कुछ बदल गया। हेनरी ने अचानक उस पर हमला कर दिया, उसे बेरहमी से मार डाला और फिर उसकी लाश को एक झील में फेंक दिया, इस उम्मीद से कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगले कई हफ्तों तक उसके घर वाले और दोस्त उसे ढूंढते रहे, हर दिन इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा लौट आएगी। लेकिन वो उम्मीद तब टूट गई जब एक दिन उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिली। पुलिस ने वॉलस से पूछताछ की क्योंकि वो तशोंडा को जानता था, लेकिन किसी ठोस सबूत की कमी के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वो बिना किसी सजा के आजाद घूमता रहा और यहीं से हेनरी को हिम्मत मिल गई। उसने महसूस किया कि अपराध करना कितना आसान है अगर कोई सबूत न छोड़ा जाए तो। बस फिर क्या था, वॉलस ने अपने अंदर की हैवानियत को और खुलकर जाहिर करना शुरू कर दिया और कैरोलिन लव को मारने से पहले भी हेनरी एक और मासूम की जिंदगी छीन चुका था। मई 1992 में हेनरी लुइस वॉलस की मुलाकात हुई शेरॉन मैंस से, 33 साल की एक महिला जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करती थी, लेकिन उस रात शेरॉन को सिर्फ अपना बकाया पैसा चाहिए था। हेनरी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और जब शेरॉन ने अपना हक मांगा तो हेनरी का असली हैवानियत भरा चेहरा सामने आ गया। उसने शेरॉन को बेरहमी से पीटा, इतनी जोर से और लगातार कि शेरॉन की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वो उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर भाग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद शेरॉन की लाश मिली, लेकिन तब तक हेनरी बहुत आगे बढ़ चुका था। नई जिंदगी, नया शहर और अगला शिकार ढूंढने। अगले 2 सालों तक हेनरी अपना खूनी खेल जारी रखता रहा। वो सिर्फ उन्हीं औरतों को टारगेट करता था जिन्हें वो पहले से जानता था, जिन्होंने उस पर भरोसा किया, जो उससे डरती नहीं थी। और इस दौरान किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ कि उनके बीच में एक सीरियल किलर घूम रहा है, एक ऐसा इंसान जो दिखने में आम आदमी लगता है लेकिन अंदर से जो एक दरिंदा था।
हेनरी की गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 1996 में आखिरकार उसका मुकदमा शुरू हुआ। उसके डिफेंस लॉयर्स ने कोर्ट में दावा किया कि हेनरी मानसिक रूप से बीमार है और उसे ड्रग्स की लत है, जिसकी वजह से उसके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। उनका कहना था कि हेनरी का जजमेंट इतना खराब हो गया था कि वो ठीक और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन सच तो ये था कि हेनरी ने जो किया वो किसी पल भर की भूल नहीं थी। वो था एक सोच समझ कर किया गया सिलसिलेवार जुर्म, जिसे उसने 2 सालों तक बेरोक टोक अंजाम दिया। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं था कि हेनरी लुइस वालस ने कई महिलाओं की जान ली थी, लेकिन उसके वकील लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उसके जुर्म फर्स्ट डिग्री मर्डर की श्रेणी में नहीं आते। उनका दावा था कि हेनरी ने यह हत्याएं सोच समझ कर नहीं, बल्कि एडिक्शन की हालत में, गुस्से और अचानक में की थी। लेकिन हेनरी के अपने ही शब्दों ने उसके वकीलों की दलीलों को झूठा साबित कर दिया। हेनरी की रिकॉर्डेड कन्फेशन में उसने माना कि इनमें से कई केसेस में उसने पहले से प्लान बनाई थी। उसने खुद बताया कि वो अपने शिकारों के घर जानबूझकर लूट और हत्या की मंशा से घुसा था, यानी उसका इरादा पहले से ही तय था। जो उसकी तरफ से पेश किए गए अचानक किया गया अपराध वाली दलील को पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मुकदमा पूरे 3 महीने चला और आखिरकार 7 जनवरी 1997 को जजों ने अपना फैसला सुना दिया। हेनरी लुइस वालस को 9 महिलाओं के फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी करार दिया गया और सजा भी उतनी ही सख्त थी। 9 मौत की सजाएं, हर एक उस महिला के लिए जिसकी जान उसने ले ली थी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 5 जून 1998 को हेनरी ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। इस बार किसी नए जुर्म से नहीं, बल्कि एक शादी करके। एक ऐसा इंसान जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद की, वो अब जेल के अंदर ही शादी कर रहा था। ये खबर सुनकर लोग हैरान, गुस्से और सदमे में थे। नॉर्थ कैरोलिना की डेथ रो में, जहां से कुछ ही कदम की दूरी पर स्टेट का एग्जीक्यूशन चैम्बर है, वहीं पर हेनरी लुइस वालस ने रेबिका तेरिजास से शादी कर ली, जो पहले एक जेल की नर्स हुआ करती थी। लेकिन हेनरी का ध्यान सिर्फ अपनी नई शादी पर नहीं था, वो अपनी सजा से बच निकलने का भी हर संभव कोशिश कर रहा था। 1997 में मौत की सजा मिलने के बाद से हेनरी ने कई बार अपील्स फाइल की। उसका कहना था कि उसके कन्फेशन जबरदस्ती करवाए गए थे और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। लेकिन हेनरी की ये कोशिशें भी काम नहीं आई। नॉर्थ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में उसकी सजा को बरकरार रखा। फिर 2001 में जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो वहां से भी साफ इनकार कर दिया गया। अब हेनरी के पास अपनी सजा पलटवाने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा था। और फिर 2005 तक एक और अपील खारिज होने के बाद ये बात साफ हो गई कि हेनरी अब तमाम ऑप्शंस गंवा चुका था और उसकी मौत की सजा अब लगभग तय हो चुकी थी। मौजूदा वक्त में हेनरी लुइस वालस अब भी मौत की सजा काट रहा है, अपनी फांसी की सजा का इंतजार करते हुए। लेकिन उसके शिकार बने मासूमों के परिवारों के लिए जस्टिस अब भी एक अधूरा सपना है, क्योंकि चाहे कानूनी व्यवस्था ने उसे अपनी सबसे कड़ी सजा क्यों न दी हो, हेनरी ने जो दर्द, तकलीफ और नुकसान पहुंचाया, उसे कभी भी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या हेनरी को वही सजा मिली जो वो डिजर्व करता था, या फिर उसे उसी वक्त फांसी दे देनी चाहिए थी जब उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था? तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।